स्टेज 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। अयोध्या में विकास कार्यों को लेकर 25 जून को बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नए मास्टर प्लान पर होगी चर्चा। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज। प्रियंका गांधी ने किया 50 नेताओं को फोन, कहा चुनाव की तैयारी करें, आपका टिकट कंफर्म। पंजाब कांग्रेस में कलह को सुलझाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का दिल्ली दौरा। कांग्रेस की कमेटी के सामने कल होगी पेशी। और कोरोना मुआवजे डेथ सर्टिफिकेट पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। केंद्र से 3 दिन में मांगा लिखित जवाब। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी चकवानी। और अब खबरें विस्तार के साथ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट का हिस्सा नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर वहां के लोग हैं। कांग्रेस नेता का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 जून को जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ होने वाली बैठक से पहले आया है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर चर्चा होने की संभावना है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने इस मसले पर कई ट्वीट किए। उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो रुख कल था उसे पुनः दोहराया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का संदेह या फिर अस्पष्टता नहीं है। पंजाब के पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। वह आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आप में शामिल हुए। सीएम केजरीवाल आज एक दिन के पंजाब दौरे पर हैं। कुंवर विजय प्रताप के आम आदमी पार्टी में शामिल होने को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुंवर विजय प्रताप कोई नेता नहीं है, उन्हें आम आदमी का पुलिस वाला कहा जाता था। हम सब यहां देश की सेवा करने के लिए हैं। इसी भावना के साथ वे आज पार्टी में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिछात बिछाई जाने लगी है। 3 दशक से सूबे की सत्ता से बाहर कांग्रेस के सियासी वनवास को खत्म करने के लिए प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के तकरीबन 50 नेताओं को खुद फोन करके चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी दे दी। इतना ही नहीं, अगस्त तक कांग्रेस ने प्रदेश की 200 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने का टारगेट रखा है, जिसके तहत प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने जोन वाइज मीटिंग कर प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने इसी जून के पहले सप्ताह में यूपी के करीब 50 नेताओं को फोन करके 2022 का चुनाव लड़ने के लिए बोल दिया है। प्रियंका ने साफ कह दिया है कि चुनाव की तैयारी करें, आपका टिकट कंफर्म है। इसी के साथ 2017 में जीते 7 में से 5 विधायकों को भी चुनाव लड़ने की हरी झंडी मिल गई है। प्रियंका ने इन सभी नेताओं से कह दिया है कि वह पूरा फोकस अपने क्षेत्र पर रखें और लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें। इसके अलावा हर किसी के सुख दुख में शामिल हों और उन्हें सरकार की खराब नीतियों के बारे में बताएं। कोरोना महामारी से मरने वालों के परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा। इसके साथ ही सभी पक्षों को लिखित दलील जमा कराने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। तो साथ ही डेथ सर्टिफिकेट को लेकर कोर्ट ने निर्देश जारी किए। तो वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार ने हलफनामे में साफ किया कि कोरोना के डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की वजह कोविड लिखना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि जहां तक डेथ सर्टिफिकेट का मामला है, इसकी प्रक्रिया अधिक जटिल है। क्या इस प्रक्रिया को सरल नहीं किया जा सकता है? इससे पहले केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर हलफनामा दाखिल कर दिया था। इसमें कहा था कि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आपदा कानून के तहत अनिवार्य मुआवजा सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ आदि पर ही लागू होता है। सरकार का तर्क है कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजा दिया जाए तो और दूसरी पर नहीं, तो यह गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना के होने के बाद अगर व्यक्ति अस्पताल जाता है और उसे इलाज मिल जाता है, लेकिन नेगेटिव होने के बाद मरीज अन्य बीमारियों से जूझता है और उसकी मौत हो जाती है, ऐसी स्थिति में क्या माना जाएगा कि मौत की वजह क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न स्तर पर ऐसे मामले में दिशा निर्देश को स्पष्ट करे ताकि पीड़ित पक्ष को सरकार की ओर से दी जा रही राहत का लाभ मिल सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में वैष्णो देवी सर्किल के पास बने कलोल रेलवे ब्रिज का आज लोकार्पण किया। अमित शाह सोमवार को गुजरात दौरे पर आए हैं। सुबह करीब 9:15 बजे अहमदाबाद पहुंचकर उन्होंने बोडक देव स्थित पंडित दीनदयाल हॉल पर टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। इसके बाद सीधे सरखेज गांधीनगर हाईवे पर वैष्णो देवी सर्कल के पास बने फ्लाईओवर का लोकार्पण करने पहुंचे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शाह ने फीता काटकर इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा, राज्य वित्त आयोग के उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य नरहरि अमीन मौजूद रहे। उधर बिहार सरकार ने अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को कोरोना के टीके की डोज देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत कर दी। आज खुद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में वैक्सीनेशन ड्राइव का जायजा लिया। आज पूरे देश में योग दिवस के दिन ये टीका लगाने का सघन कार्यक्रम दोबारा शुरू हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा थी कि हम लोग सभी भारत सरकार के मंत्रीगण स्वयं जाएं वैक्सीन सेंटर पर। तो पटना मेरा लोकसभा क्षेत्र है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है, तो मैं लगभग 5 सेंटर पर स्वयं जाऊंगा। मैंने अभी यहां से शुरू किया एन कॉलेज से और हम लोग उनसे मिलेंगे जिनको टीका लग रहा है, टीका कैसा लग रहा है, सुविधा है, जो लोग आराम करते हैं टीके के बाद उनसे मिलते हैं। 2-3 बातें आप लोग ध्यान रखें। पहले चाहे वो चेचक का टीका हो या पोलियो प्लस का टीका हो, वो बाहर से आता था और पोलियो प्लस का कार्यक्रम तो लगभग 20-25 साल चला था जब देश पोलियो से मुक्त हुआ था। प्रधानमंत्री ने निर्णय किया कि हम लोग भारत में बने हुए टीके से देश के लोगों को कोरोना की लड़ाई में मदद करेंगे।
पिछले साल अप्रैल में टास्क फोर्स बना 1920 में। जनवरी से भारत में बने हुए टीका उपलब्ध हो गए, कोवैक्सीन और फिर आपके कोविशील्ड, और स्पुतनिक को भी परमिशन मिल गया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों में लश्कर का टॉप कमांडर मुदासिर पंडित और 2 अन्य आतंकवादी शामिल हैं। इस पर कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने ज्यादा जानकारी साझा की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 3 महीना में सोपोर में 2 अटैक हुआ था, मेजर अटैक, जिसमें 2 काउंसलर में हमारे शहीद हो गए थे, 3 पुलिस वाले और 2 सिविलियन। उसमें यही मिलिटेंट इन्वॉल्व था, मुदस्सर पंडित, एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है अब्दुल्ला असरार बोलते हैं, एक खुर्शीद मीर जो था, तीनों इन्वॉल्व था। तो कल शाम में जब इन्फॉर्मेशन मिला था एसपी सोपोर को, तो पुलिस आर्मी सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही सर्च शुरू हुआ, तो मिलिटेंट ने अंदर से अंधाधुंध फायरिंग किया, जिस फायरिंग में आर्मी के एक जवान को गोली लग गया था पाँव में। उसके बाद इनकाउंटर जारी रहा, जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए हैं। तीनों लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसमें मुदस्सर पंडित बहुत हार्डकोर टेररिस्ट है, जो पिछले 2 साल से यहाँ पर सोपोर में एक्टिव रहा है, काफ़ी किलिंग में इन्वॉल्व है, जैसा पहले हम बताएं। अब्दुल्ला भी जो पाकिस्तानी है, वही पिछले 3 साल से यहाँ पर सोपोर नॉर्थ कश्मीर में LAT का चीफ रहा है। तो ये पुलिस सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत कामयाबी की बात है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ लोगों को इससे राहत मिल रहा है कि उनके बच्चों को रिक्रूटमेंट करने पर प्रेशर पड़ रहा था, वो कम होगा थोड़ा। अभी 1-2 वहाँ FT टेररिस्ट है, एक लोकल फयाज वार्ड बच गया, जिसको हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के एक बयान के बाद से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नाना पटोले कई बार संकेत दे चुके हैं कि वो अगली बार अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं शिवसेना सांसद प्रताप सरनाइक ने मुख्यमंत्री ठाकरे को पत्र लिखकर बीजेपी के साथ जाने की सलाह दी, जिसके बाद राज्य में गठबंधन के टूटने के कयास तेज होने लगे। हालांकि शिवसेना सांसद संजय राउत ने इन सभी कयासों पर ब्रेक लगा दिया है। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी एक साथ है और 5 साल तक सरकार चलाने के संकल्प को पूरा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जो बाहरी लोग सरकार बनाना चाहते हैं और सत्ता होने के बाद बेचैन हैं, वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये सरकार अपने 5 साल पूरा करेगी। कांग्रेस और एनसीपी, शिवसेना तो है, हम तीनों एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये सरकार चलाने की कमिटमेंट 5 साल की है। चाहे कि बाहर के लोग जो है, जो सरकार बनाना चाहते हैं, जिनकी सत्ता चले जाने से बहुत ही उनको पेट में दर्द है, वो लोग चाहे कितने भी कोशिश करें, लेकिन ये सरकार 5 साल चलेगी। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में दरार डालने की कितनी भी कोशिश हो, कामयाब नहीं होगी। हमें एक ही गुट है, और वो गुट है, वो आज भी बाला साहब ठाकरे जी का गुट के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ कोई हमारे पार्टी में इसका गुट उसका गुट नहीं। शिवसेना पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी ये पार्टी के प्रमुख है, और हम सब उनके नेतृत्व में, सभी उनके नेतृत्व में हम काम करते हैं। ये हमारे यहाँ वो अब तक वो बीमारी नहीं लगी है गुटबाजी। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत समेत पूरे विश्व में लोग योग अभ्यास कर रहे हैं। भारत से लेकर अमेरिका तक योग दिवस की धूम देखने को मिल रही है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान योग दुनिया के लिए उम्मीद की किरण और इस मुश्किल समय में आत्मबल का स्रोत बना। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने योग अभ्यास किया। वहीं राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों एवं जवानों ने विश्व योग दिवस पर विभिन्न स्थानों पर योग करने और जवानों के ऊंटों के साथ योग कर अद्भुत नजारा पेश करने से योग का डंका गुंजायमान हो उठा है। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम योग के साथ रहो, घर पर रहो की तर्ज पर राजस्थान के जैसलमेर से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के अधिकारियों जवानों ने योग किया। बल्कि राजस्थान सीमांत महानिरीक्षक पंकज गोमर के दिशा निर्देशन में
जैसलमेर सहित राजस्थान से लगती अंतर्राष्ट्रीय भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित तारबंदी के निकट बल के अधिकारियों जवानों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग करते हुए लोगों को स्वस्थ रखने का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यूपी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक के साथ नागरिकों ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ममता चैरिटेबल के तत्वावधान में सोमवार को योग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे विधि मंत्री ब्रजेश पाठक ने कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए योग के सभी आसन किए। राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मालवीय नगर में ममता चैरिटेबल ट्रस्ट ने जिस ढंग से बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया है। लोगों को योग का प्रशिक्षण भी दिया गया है और योग के बारे में बताया गया कैसे शरीर और मन को हम स्वस्थ रख सकते हैं। और ये प्रक्रिया एक दिन की नहीं है, लगातार यहाँ पर होता रहता है। बहुत अच्छा संयोजन राजीव मिश्र जी ने किया है। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ट्रस्ट के माध्यम से लोग जुड़ करके पूरे लखनऊ को स्वस्थ और सुंदर बनाएंगे। ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में क्या कहना है? ममता चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत लंबे अरसे से समाज के वंचित पीड़ित वर्गों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। जहां भी कहीं कोई पीड़ा की बात होती है, असामान्य बात होती है, ट्रस्ट के साथी राजीव मिश्र जी के साथ खड़े होते हैं, उनको कंबल वितरण करते हैं, उनको दवाइयां देते हैं, सैनिटाइजर देते हैं, मास्क देते हैं। पीड़ा काल में बहुत अच्छा काम ममता चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी के रामपुर में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने योग किया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने योग दिवस पर कहा कि योग दुनिया के लोगों की सेहत का मेड इन इंडिया गिफ्ट है। इस नायाब गिफ्ट ने दुनिया की सेहत और सलामती को मजबूती दी है। कोरोना काल में जहां मेडिसिन ने काम किया तो वहीं मेडिटेशन ने भी काम किया है। नकवी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे भारत के सैकड़ों साल पुराने इस गिफ्ट हैम्पर को पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये मेड इन इंडिया गिफ्ट पूरी दुनिया की सेहतमंद जिंदगी की जमानत बनेगा, गारंटी बनेगा। नकवी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। दुनिया के लोगों की सेहत का एक मेड इन इंडिया नायाब गिफ्ट है और इस नायाब गिफ्ट ने दुनिया की सेहत को, दुनिया की सलामती को बहुत मजबूती दी है। और इस कोरोना काल में तो जहां एक तरफ मेडिसिन ने काम किया, वहीं दूसरी तरफ मेडिटेशन ने भी काम किया है। आज जो है वो पूरा दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि हमारे भारत की सैकड़ों साल
पुरानी इस एक तरह से गिफ्ट हैम्पर को पूरी दुनिया को, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो हमारा मेड इन इंडिया गिफ्ट है, नायाब तोहफा है, वो पूरी दुनिया के सेहतमंद जिंदगी की एक। राम मंदिर मुद्दे को लेकर एक बार फिर संजय सिंह ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, स्वयं प्रभु श्री राम ने अनीति के विरुद्ध बोलने की प्रेरणा दी है तो आप किससे डरकर खामोश हैं। संजय सिंह ने आगे लिखा कि अगर मेरे जीवन में, मेरी वाणी में, मेरे चरित्र में कहीं नीति के विरुद्ध आचरण हो तो आप लोग भय छोड़कर मुझे रोक दीजिएगा। बता दें कि इससे पहले आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण में घोटाले को लेकर खास एक बातचीत भी की थी। उन्होंने एक प्रेस वार्ता की थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों को कटघरे में खड़ा किया। संजय सिंह ने कहा कि आम लोगों से चंदा लिया था, फिर भी भाजपा राम मंदिर निर्माण में घोटाले का मुद्दा क्यों नहीं उठा रही। उन्होंने कहा, भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। कागज चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि 5 मिनट में 2 करोड़ में खरीदी गई जमीन 18.5 करोड़ में बेची गई। पंजाब के होशियारपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला के निवास स्थान पर योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यहां कोरोना महामारी के चलते हम बड़े स्तर पर योग दिवस नहीं मना रहे, लेकिन सेहत को निरोग रखने के लिए योग बेहद जरूरी है। योग दिवस है और उस योग दिवस के उपलक्ष्य ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤੇ कार्यक्रम ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ कोरोना महामारी ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ कार्यक्रम ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਸ कार्यक्रम ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸਵ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਉਸ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰयास ਕੀਤਾ और देश में 18 साल से ऊपर के हर एक नागरिक को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। हालांकि निजी अस्पतालों में वैक्सीन के लिए पहले की तरह ही कीमत चुकानी होगी। इसी कड़ी में दिल्ली के सरोजनी नगर वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे। आज से विश्व की सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है। ऐसे ही भारत में जनवरी महीने से पहले स्वास्थ्य कर्मियों को, बाद में सीनियर सिटीजन को, फिर 45 इयर्स की ऊपर की नागरिकों को, फिर 18 इयर्स की नागरिकों को। अभी तो भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये निर्णय किया है, भारत में सभी नागरिकों को भारत सरकार अपने खर्चे से, केंद्र सरकार के खर्चे से सभी नागरिकों को मुफ्त में टीकाकरण का अभियान आज से तेजी पकड़ रही है। करोड़ों लोगों को प्रति माह टीका लगाया जाएगा। देश में सरकारी, बेसरकारी अनेक संस्थाओं में टीकाकरण की अभियान शुरू हो जाएगी। देश में अभी 3 वैक्सीन की उत्पादन भी शुरू हो गया है और 2 वैक्सीन जल्द ही उसमें जुड़ जाएंगे। उनकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है। ये सारे को मिला के भारत की जो मुहिम होगी, ये दुनिया की सबसे बड़ा मुहिम होने वाला है। कम समय में हमने अपने नागरिकों को अगले दीपावली या दिसंबर अंत तक भारत की सभी नागरिकों को टीका लगाने। यूपी के बाराबंकी में अचानक बाढ़ का पानी बढ़ने से तराई के गांवों में दहशत का माहौल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ रोकने के उपाय नाकाफी हैं। पिछले 3 सालों से यही उपाय किए गए, लेकिन फिर भी गांव के किनारे तक पानी पहुंचा और गांव में तबाही जैसा मंजर है। बाराबंकी से होकर गुजरने वाली सरयू नदी लाल निशान के करीब पहुंच चुकी है।
राहत यहाँ कोई नहीं है, बस जब बरखा पानी आ जाता ऐसे आ जाते झलिया डरावे लगल, बाकी राहत यहाँ का है, सुखम कोई ऐसा नहीं है। अब तो हम बताओ नहीं, विषय में कुछ नहीं हो पाएगा, जब कठिन जाई तो यहाँ करिए। दिल्ली के उद्योग नगर स्थित एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आगजनी के दौरान गोदाम के अंदर करीब आधा दर्जन लोग भी फंस गए थे। घटना के बाद कुछ महिलाएं गोदाम के बाहर रोती हुई नजर आईं, जिनका ये कहना था कि उनका बेटा और कुछ अन्य लोग गोदाम के अंदर फंसे हुए हैं। इस गोदाम में ऑनलाइन प्रोडक्ट भेजने का काम किया जाता था, जिसकी पैकिंग का काम यहां होता था। गोदाम में लगी आग को बुझाने के लिए 2 दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। पूरे उद्योग नगर में आग के लपटों के साथ ही काला धुआं उठता दिखाई दिया। इससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। देखिए, ये 8:26 के करीब कॉल मिली थी सुबह हमें, क्योंकि ये फैक्ट्री की फायर थी। तो एज पर प्रोटोकॉल हम लोगों ने हमेशा ज़्यादा गाड़ियाँ इसमें भेजते हैं, और बाद में पता लगा कि शू फैक्ट्री है, तो हमने फिर कॉल की जो थी कैटेगरी को बढ़ाया गया था और करीब 26 फायर टेंडर भेज दिए गए थे। इसमें हमने ब्रांटो भी भेजी है, जो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म होता है उसको भी भेजा हुआ है। आग अभी थोड़ी बड़ी है, क्योंकि ये आपको पता है जूता फैक्ट्री में सब कुछ जो चीज़ होती है जलने वाली होती है, उसमें डेंस स्मोक होता है। मैंने वीडियोज भी आप लोगों को भेजे हैं, तो आप देख सकते हैं उसमें धुआं जो है बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि एडेसिव भी है, वहाँ पे रबर सोल भी हैं जैसे जानते हैं, तो ये अभी ये बताया जा रहा है कि ये गोडाउन कम जो था, मतलब फैक्ट्री कम गोडाउन कह लीजिए, गोडाउन ज़्यादा बड़ा था, और 5-6 लोग की जो मालिक बता रहा है अभी मिसिंग बता रहा है। ये इन्फॉर्मेशन हमको अभी 10 मिनट करीब पहले प्राप्त हुई है कि 6 लोग मिसिंग हो रहे हैं, 5 से 6 लोग मिसिंग हो रहे हैं। पहले तो सुबह किसी ने इस बात को हमें जानकारी दी नहीं गई थी, पर अभी अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि 5 से 6 लोग मिसिंग हो रहे हैं। तो अभी सर्च जारी है और मैं खुद उस फायर पे जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश के मंडला के मोहगांव विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत उमरिया के पोशाक ग्राम ताराटोला में रेत से भरा ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घटना बीती रात की बताई जा रही है। वहीं हादसे के बाद से चालक फरार है। ट्रैक्टर पर बैठे लेबर उमाशंकर यादव निवासी नन्ही मोहगांव की मौके पर ही मौत हो गई है, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई को शुरू कर दिया। और कश्मीर के आईजी विजय कुमार इस समय क्या कुछ कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। मैं आवाम को समझा दिया करता हूं कि आपने पुलिस को सपोर्ट किया ऐसे कातिल को मरवाने में। दूसरी बात है, इसका एस्पेक्ट ये भी है कि ये मिलिटेंट किस घर में था, बात है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मिलिटेंट फैमिली मेंबर जो है अपने आप को सुधार ले। नसीर उद्दीन जो मिलिटेंट था, जो हंडवाड़ा में लाश से मारा गया था, जो बहुत से सीआरपी को 6 सीआरपी वाले पर अटैक किया, जिसमें हमारे सीआरपी के 6 जवान शहीद हुए थे। इन्वॉल्व था नसीर लॉन, उसके घर में था मिलिटेंट। मैं मिलिटेंट के फैमिली मेंबर से यह आग्रह करता हूं कि अपने घर में मिलिटेंट को पनाह नहीं दे। फिर आप बोलते हैं कि पुलिस उनको जाति करती है, पकड़ती, पूछताछ करती है। ये एविडेंस कल का एविडेंस है, इनकाउंटर उनके घर में हुआ, मिलिटेंट छिपा हुआ था। तीसरा एस्पेक्ट जो यूथ को खराब कर रहे हैं वो है नार्को ट्रेडिंग का। आप देखते हैं कि सोपूर जो है हब है, नार्को बहुत वहां सब्सटेंस मिलता है पूरा। एसएसपी बारामूला ने बहुत से मॉड्यूल को बस्ट किया है, कुपवाड़ा भी हुआ, 2 मेजर नार्को टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया गया। मैं यूथ से अपील करता हूं कि नार्कोटिक से दूर हटे। उनके पेरेंट्स से भी अपील करना चाहता हूं कि अपने बच्चों पर पेरेंटल कंट्रोल रखे। बच्चे क्या करता है नहीं करता ये आपकी जिम्मेदारी है, ये पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की काम नहीं है। हमारा काम तब होता है जब आप क्राइम करते हैं, जब आपके बच्चा क्राइम करता है तब मेरा ड्यूटी होता है। लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है, इसके लिए पेरेंट्स जिम्मेदार है, सोसाइटी जिम्मेदार है, नेबर्स जिम्मेदार है। आप मीडिया फ्रेंड्स का भी ये ड्यूटी बनता है कि ये आवाम को, खास यूथ को एजुकेट करे, ये बात फैलाए, नार्को टेररिज्म में नहीं पड़े, टेररिज्म को छोड़े। क्योंकि देखिए ना, अगर इंसिडेंट होता है, ग्रेनेड थ्रो होता है, जैसे सोपूर का था, हमारे 2 सिविलियन ही मारे गए पुलिस पर अटैक हुआ। तो ये जो हम लोग सिलसिला शुरू किए हैं, तो आवाम से मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं, पोस्टर डाल के इसमें बात को आप लोग फैलाए, ये आवाम को आप लोग अपील करें। ऐसे जो कल्पिट्स हैं, जो सोसाइटी में डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुलिस सिक्योरिटी फोर्स वाले शहीद होते हैं, सिविलियन भी जा रहे हैं, उनका भी लॉस हो रहा है।
आप में से कोई खुदा न करता है हो कहीं ग्रेनेड हो जाए, आप में से कोई कुछ हो सकता है। ये सबके लिए है चैलेंजिंग है। तो आप सब मिलकर काम करें और सोसाइटी में एक ऐसा फीलिंग डालें कि जो टेररिज्म जो है ये पूरे सोसाइटी के लिए ये हार्मफुल है, सिर्फ सिक्योरिटी फोर्स पुलिस के लिए नहीं है। ये लड़ाई सोसाइटी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧਾਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਇਆ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। यूपी के बहराइच में महिला अस्पताल के बाहर नाले में एक नवजात का शव मिला, जो कि कपड़ों में लपेटकर फेंका गया था। आपको बता दें, अस्पताल के आसपास आधा दर्जन नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं और आए दिन नाले में नवजात के शव मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र में न्यू सेंट पाल स्कूल के पास तेज गति से आ रहे डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक पवन और तपश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डंपर चालक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भी जिस परिवार से बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, कोई ट्रक चालक द्वारा मुझे सूत्रों से जानकारी मालूम पड़ी। यूपी के मुजफ्फरनगर में चोरी की वारदात का मामला सामने आया है। दरअसल यहां कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अंबा बिहार में दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में अज्ञात बदमाशों ने मूर्तियां और छत्र चोरी कर लिया। इस मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी। वहीं चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में आ रहा है पूरा का पूरा। उसमें 4 प्रतिमा, 2 बड़ी और 2 छोटी प्रतिमा चोरी हुई है और छतर वगैरह जितने भी थे चांदी के सब चोरी हुए हैं। पुलिस की टीम पूरी यहाँ पे पूरी छानबीन कर रही है। पूरा डॉग स्क्वाड और पूरा फॉरेंसिक टीम सब आई हुई है। तहकीकात चल रही है। लगभग कितने की चोरी हुई होगी, कितना का नुकसान हुआ? ऐसे नुकसान तो आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन लाखों में ही चोरी हुई है, क्योंकि 4 प्रतिमा अष्टधातु की काफ़ी महंगी रहती हैं। पूरे देश में निर्जला एकादशी मनाई जा रही है। यह हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान गंगा के घाट पर वाराणसी में भक्तों ने स्नान कर पूजन किया। इस एकादशी व्रत के दिन सारे पापों का नाश हो जाता है और जिंदगी में खुशहाली आती है। भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करने से सभी मनोकामना पूरी होती है। इस दिन व्रत रखने से सभी एकादशी का फल एक साथ मिल जाता है। पूरा दिन बिना पानी पिए इस व्रत को रखा जाता है। भगवान की भक्ति में खुद को सराबोर करके इस शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। निर्जला एकादशी क्या होता है? प्रत्येक माह में एकादशी व्रत का अपना महात्मा है। निर्जला एकादशी के दिन जल का भी ग्रहण नहीं किया जाता। ऐसा मानना है कि माँ गंगा का अवतरण गंगा दशहरा
के दिन हुआ। और आज के चूंकि भगवान विष्णु के चरण से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है और एकादशी व्रत भगवान विष्णु का ही है, भीड़ तो बहुत होती थी। कारण नहीं होने का मूल रूप से कारण तो कोरोना ही है और कुछ प्रशासनिक दबाव भी है। कल के दिन गंगा दशहरा के दिन गंगा घाट तक आम जन को आने भी नहीं दिया गया, तो बहुत से लोगों में आज के दिन यह भी धारणा बनी हुई है कि आज भी गंगा घाट तक लोग नहीं जाने। आज तो 1 साल के पीछे नहीं करते, सब लोग नीला जल भर रहता है। इसमें क्या क्या दान होता है? इसमें घड़ा दान होता है, फल दान होता है, पैसा दान होता है, कपड़ा दान होता है, जितना अपनी शक्ति अनुसार सब कुछ दान होता है। इसके पहले ऐसे भीड़ रहती थी कि ज्यादा भीड़ होती थी? अरे बहुत ज्यादा भीड़ होती। किसान आंदोलन को मजबूत करने और किसानों को दिल्ली जाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से पंजाबी गायक जस बाजवा द्वारा शुरू किए गए होका अभियान के तहत जस बाजवा समराला पहुंचे। जस बाजवा ने टोल प्लाजा घुलाल में प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ बैठक की। बता दें कि उनके साथ कुलवीर मस्काबाद भी पहुंचे थे। इस दौरान जस बाजवा ने कहा कि हमें सरहदों पर बैठे बड़ों का साथ देना चाहिए। अधिक से अधिक युवा दिल्ली जाकर मोर्चा संभालें। किसान आंदोलन के कमजोर होने की अफवाहों पर बाजवा ने कहा कि आंदोलन कमजोर नहीं है और इसे गिरने नहीं देना चाहिए। मैं होका अभियान साडा शुरू किया सी, साडा गीत भी आया सी, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਕੱਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਸਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਮਰਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਅੜੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਗਿਣਤੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾਈਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਘਲਾਲ ਆ। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने रविवार को कहा कि 21 जून से शुरुआती तौर पर करीब 3000 बसों का संचालन किया जाएगा। इस फैसले के तहत आज से परिचालन शुरू हो गया है। मेट्रो को भी अधिक क्षमता के साथ संचालन की अनुमति मिल गई है। यह फैसला राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 संबंधी पाबंदियों में ढील देने और बसों के परिचालन को अनुमति देने के बाद लिया गया है। केएसआरटीसी ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि कर्नाटक सरकार ने मैसूर जिले को छोड़कर बाकी राज्य में लगाए गए कोविड-19 संबंधी प्रतिबंधों में ढील देने के आदेश जारी किए और 50% क्षमता के साथ बसों के परिचालन को मंजूरी प्रदान की। No, first day now now only it has started. So buses are very less now at present. So I think they will increase one by one, I think. So what sort of measures that BMTC has been taken? So No, are you happy with they have taken, but only thing is they have to allow all seat, full seat. There is no standing means okay, no problem. But see, 40 seats means only we are getting 20 seats. Morning hours now everybody has to go for run for office. So it is very difficult. But That is only. Do you feel that increasing it to 100% occupancy is a better idea? Yeah, better. At least something, because see, and they have to follow the rules. That's all. Your good name? It's very nice, sir, because very less population is there. So one coach more than 10 people is maximum that much. So we can travel. So since 2 months there was the lockdown in the state. So there was no metro operating or there was no buses. So what do you feel? Now I'm feeling happy because traveling now. Actually I'm in a medicine manufacturer I'm working in. So we travel with private vehicle. Now I'm coming with
उधर ओडिशा सरकार ने टीकाकरण के लिए कमर कस ली है। सरकार सोमवार यानी आज से प्रतिदिन 3 लाख लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। रविवार को ही सभी जिला अधिकारियों को बड़े स्तर पर टीकाकरण के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया गया था। तो साथ ही सरकार की ओर से कहा गया कि 21 जून से हर जिले के लिए टीकाकरण का दैनिक लक्ष्य निर्धारित किया जाए। सभी प्रखंड और शहरी इलाकों में टीकाकरण अभियान चलाने को कहा गया। आज भुवनेश्वर में टीकाकरण के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। भारत में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट जारी है। देश भर में पिछले 24 घंटे में 53,256 नए कोरोना केस दर्ज हुए हैं, तो वहीं 1,422 लोगों की मौत हुई है। 88 दिनों बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब कोरोना के इतने कम नए केस दर्ज किए गए हों। इससे पहले 23 मार्च को 47,262 कोरोना केस दर्ज किए गए थे। बीते दिन 78,190 लोग कोरोना से ठीक हुए। अब कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 7,02,887 पर आ चुके हैं। आपको बता दें, देश भर में कोरोना से मृत्यु दर 1.29% है। दिल्ली वासियों को मानसून की पहली बौछार के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में अगले 5 दिनों तक मानसून की कोई भी संभावना नहीं है। दरअसल दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं की गति धीमी पड़ने से ये देरी हो रही है, लिहाजा दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ पहुंचने से पहले ही मानसून काफी कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में अपने तय समय पर 27 जून के आसपास मानसूनी बारिश की संभावना जताई। आपको बता दें, मानसून पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों को कवर कर चुका है। इसके पहले मौसम विभाग ने 15 जून तक दिल्ली समेत उत्तर पश्चिमी भारत में पहुंचने का अनुमान जताया था। अमेरिका की सीमा से लगे मैक्सिको के शहर रेनोसा में वाहनों में सवार कुछ बंदूकधारियों ने गोलीबारी कर दी। इस घटना में करीब 18 लोगों की मौत हो गई है। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई में 4 संदिग्धों को मार गिराया, जिसमें से एक की मौत सीमा से लगने वाले पुल के पास हुई। हमले पूर्वी रेनोसा के कई नजदीकी इलाकों में किए गए। घटना की तस्वीरों में सड़कों पर अनेक शव नजर आ रहे हैं। रेनोसा के मेयर माकी एस्त्रे ने ट्विटर पर नागरिकों की सुरक्षा की मांग की। तमाउलिपास के गवर्नर फ्रांसिस्को ग्रेसिया ने इस घटना की निंदा की और मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमले के पीछे के मकसद के बारे में जांच की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी के बाद मैक्सिको की सेना, नेशनल गार्ड, राज्य की पुलिस और अन्य एजेंसियों को तैनात किया गया है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के स्कूली छात्रों के लिए अनूठी पहल की है। इसके तहत कक्षा 8वीं से 12वीं तक के उन छात्रों को एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे जो अपने घरों में पौधे लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। दरअसल सरकार ने छोटी उम्र में ही पेड़ पौधे और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के मकसद से इसका ऐलान किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुताबिक ये नियम राज्य के स्कूली शिक्षा बोर्ड के तहत आने वाले स्कूलों के छात्रों के लिए होंगे, जो जल्दी इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी, जिससे कि छात्र अतिरिक्त अंक की वजह से पेड़ पौधे को रखरखाव जो है उसका भी ध्यान देंगे। और इस बीच इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। बड़ी जानकारी दिल्ली से इस समय सामने निकल कर आ रही है। सोनिया गांधी ने एआईसीसी की बैठक बुलाई है। इस वक्त की अहम खबर, बैठक में पीसीसी अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। सोनिया गांधी ने एक अहम बैठक का आह्वान किया है, ये जानकारी इस समय सामने निकल कर आ रही है। 24 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनिया गांधी ये बैठक करने वाली हैं। मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। किस तरीके के माहौल इस समय बना हुआ है देश में, इसको लेकर चर्चा की संभावना यहां जताई जा रही है। सोनिया गांधी ने एआईसीसी की बैठक बुलाई है और इस बैठक में तमाम पीसीसी अध्यक्ष जो है मौजूद रहेंगे। ये जानकारी इस समय सामने निकल कर आ रही है। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, 24 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये अहम बैठक जो है वो की जानी है। मौजूदा राजनीतिक हालात पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। आपको यहां पर यह भी जानकारी दे दे कि सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। एआईसीसी की जो बैठक है उसमें तमाम जो पीसीसी अध्यक्ष हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे।
पूरे प्रदेश में योग दिवस के अवसर पर 21 जून से कोविड-19 वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भी इस महाअभियान की शुरुआत हुई। शहीद तात्या टोपे समाधि स्थल से की गई। इस अवसर पर राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राड़खेड़ा समाधि स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने पुष्प अर्पित किए, जिसके बाद उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। आपको बता दें, इस वैक्सीनेशन सेंटर की खास बात रही कि यहां वैक्सीन लगवाने वाली महिलाओं को एक साड़ी भेंट की जा रही थी और वहीं पुरुषों को कपड़े देकर प्रोत्साहित किया जा रहा था। वैसे पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में आज वैक्सीन चालू लगा रहे हैं लोग, लेकिन शिवपुरी में तो अनोखा ही देखा आपने। बहनें वैक्सीन भी लगवा रही हैं, बहनें गा बजा भी रही हैं, लोगों को प्रेरित कर रही हैं और यहाँ बहुत उत्साह है लोगों में वैक्सीन लगाने के लिए। उसका उदाहरण अपन ने अभी वैक्सीन सेंटर पर जाके देखा। माता बहनें गीत गाने गा के और बड़ी खुशी से वैक्सीन का शुभारंभ हम लोगों ने किया और मुझे पूर्ण विश्वास है सबसे पहले हम अपने जिले को। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज।